किसी किसी के तो उन्होंने पोते यानी कि जो लड़के थे पता लगा उसके बाबा को ही पढ़ा रखा, ऐसे यानी अच्छा, कि 3 पीढ़ियों को। यानी कि हाँ, चंपक, पराग और चंदा मामा। जो अच्छा। पुराने हमने सारी किताबें वहाँ पुरानी जितनी भी थी, जो नहीं आती थी वो भी, पुरानी जो भी है, हमने वहाँ पर खूब पढ़ा। वो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें भी लिखी। आप सबका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। और हमारे इस पहले पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं मेरे पहले प्रथम गुरु और मेरे पिताश्री अतुल कीर्तिपाल जी। अतुल कीर्तिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। इस एपिसोड में। और आज हमारा एपिसोड हम कर रहे हैं वर्जीनिया बीच, वर्जीनिया यूएसए में। आज मकर संक्रांति का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। 15 जनवरी 2024 का आज दिन है। तो पापा, आप फिर बताइए अपने जीवन के। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ भाई। हाँ, तो आप अपने जीवन के प्रारंभिक और क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, और कैसे की पृष्ठभूमि रही है, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले तो मैं आज इस मकर संक्रांति के महापर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर देखा जाए जीवन को, थोड़ा माइक के पास। अगर देखा जाए इस जीवन को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बाल्यकाल, शैशव, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो अगर बाल्यकाल में देखा जाए तो लगभग 3 साल के बाद, यानी कि जब हम चलना फिरना थोड़ा शुरू हुआ, तो हमारे समय में, खासतौर से मेरे समय में, मेरे हम उम्र कई बच्चे थे जो हमारे चाचा ताऊ के लड़के, जैसे रुद्रमणि, चंद्रमणि, रमाकांत, वीरेंद्र जी, मणिकांत जी। तो यानी कि हमारे उसमें विमल और भाई सुशील श्रीवास्तव, यानी छोटे छोटे, यानी कि उस टाइम में हम, यानी कि एक हमारा बहुत बड़ा, एक तरह से कहना चाहिए छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ा वो था। लेकिन बचपन में तो आपसे आसपास के घर, जैसे मेरे सामने हमारे चाचा जी का घर, उनमें हम झूले में झूलना, खेलना कूदना, और एक यानी कि चला, वैसे ही चला भी तो कुछ समय बाद। उसके बाद में फिर जब थोड़ा बड़े हुए, यानी कि एक समझ लो कि आप ये कहना चाहिए कि 600, यानी कि 5 साल की उम्र के बाद, लगभग 6-7 साल की उम्र में हमारा प्राइमरी स्कूल नंबर 1 विद्यालय में एडमिशन कराया गया। कहाँ था ये स्कूल? ये ज्वालापुर चौक बाज़ार में प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 था। और मैं आपको शायद बताऊं, शायद आपको ने तो मालूम भी नहीं होगा, ये उस ज़माने में कभी पहले अंग्रेजों का एक चर्च था। अच्छा। उसमें तुमने टावर देखा होगा, टावर था एक उसके अंदर, और उसके अंदर एक जैसे चर्च में बड़े बड़े घंटे होते घंटा हैं। घर तो पता है कि हाँ वहाँ पे घंटा घर है, हाँ, रामलीला घंटा, होती है हाँ वहाँ पे। घंटा घर था, घंटा, उसमें घंटा था बहुत बड़ा। हम्म। और हम आपको बताएं, जिस वक्त हमारा स्कूल शुरू होता था, यानी कि जैसे गर्मियों में, यानी कि गर्मियों में सुबह लगभग 7 बजे, और सर्दियों में करीब 9 बजे के करीब अच्छा। लगभग स्कूल शुरू होता था। तो वो घंटा स्कूल शुरू होने के टाइम पे और इंटरवल में, यानी कि जब इंटरवल होता था हाफ डे, उसके बाद जब इंटरवल खत्म होता तो उस वक्त, और छुट्टी होने के टाइम में, उसको घंटे को लगभग 3 बार बजाया जाता था। अच्छा। और उस घंटे की आवाज़ कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। अच्छा। और आप ये देख लो, मैं समझता हूँ ज्वालापुर के प्रत्येक घर में उस घंटे से सब लोग अलर्ट हो जाते थे, घंटा बज गया, ये अंदाज लगा लेते थे ये टाइम हो गया। और अच्छा। सब लोग अलर्ट, बच्चे तो खैर स्कूल जाते थे जब उस घंटा बजता था। तो ये एक उसके वो घंटे वाला स्कूल हमेशा बहुत प्रसिद्ध था। मास्टर मुल्तान सिंह उनके हेड मास्टर थे। अच्छा। और वो इतने ज़बरदस्त रहे हैं, यानी कि उस ज़माने में जब पढ़ाई होती थी तो वो, अच्छा, कौन से सन की बात होगी ये? ये लगभग आप ये मान के चलो 58-59 के आसपास रही होगी लगभग। 1958, हाँ, यानी कि 59। क्योंकि 6-7 साल से पहले तो एडमिशन होता ही नहीं था प्राइमरी स्कूल में पहले। अच्छा। हाँ, तो लगभग उस समय की बात है ये। मास्टर मुल्तान सिंह जी हेड मास्टर का बहुत ज़बरदस्त नाम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यानी कि कुछ हमारे साथ में, यानी कि जैसे हमारे, उन्होंने पता लगा हमारे पिताजी को भी उन्होंने पढ़ा रखा, अच्छा। हमें भी पढ़ा रखा, और किसी किसी के तो उन्होंने पोते, यानी कि जो लड़के थे पता लगा उसके बाबा को भी पढ़ा रखा,
ऐसे यानी अच्छा, कि 3 पीढ़ियों को। यानी कि हाँ, कोई कोई यानी कि ऐसे भी रहे उनके पास में स्टूडेंट जिनकी 3 पीढ़ी को उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, और वो बहुत यानी कि उस ज़माने में जो पढ़ाई का हिसाब जो लेवल था बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था। बच्चा अगर 2 दिन स्कूल नहीं गया या नहीं अच्छा, आया तो वो खुद ही 2-3 बच्चों को लेकर उसके घर पहुंच जाते थे। उनका अच्छा। डर भी था, भय भी था, क्योंकि वो बच्चे को उठा के घर से लिया हुए थे अच्छा, अगर किसी बच्चे ने आनाकानी करी। और उस मज़ेदार बात यह है कि कोई उनके पिताजी या उनके वो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता ना उनके सामने। क्यों? पिताजी को ही पढ़ा रखा उन्होंने उन्होंने कोई पीठ पर अच्छे से रखा था अच्छा, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बहुत ज़बरदस्त था। यानी कि उस समय स्टैंडर्ड पढ़ाई का बहुत बढ़िया वो अलग टाइप का होता था। छुट्टी के टाइम से पहले गिनती बोलते थे सब बच्चे एक साथ, पहाड़े अच्छा, सुनवाया करते थे, सब ऐसे ऐसे चलता था। यानी कि आप ये देख लो 5वीं क्लास के आते आते बच्चे को 40 तक के पहाड़े जीप पे यानी कंठस्थ होते थे। गिनतियाँ यानी कि उल्टी गिनती, सीधी गिनती, सब यानी कि ये कहना जो अपनी जो मदर टंग वगैरह सब याद होता अच्छा। था। सब्जेक्ट्स क्या क्या हुआ करते थे उस टाइम पे? उस सब्जेक्ट का कुछ नहीं, एक किताब छोटी सी किताब होती थी हम्म, कायदा। वैसे उस टाइम में जो 5वीं क्लास में तो थोड़ा गणित की भी, हिंदी भी और इंग्लिश वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ अच्छा, ये हाँ लिखने का। और प्राइमरी जो पहली दूसरी क्लास में तो तख्ती होती थी लकड़ी की, हम्म, स्लेट होती थी उसमें लिखने के लिए, और तख्ती के ऊपर आप देखो मिट्टी आती है। जैसे आजकल जो कहीं जो आजकल तो लोग जो पैकिंग उसमें बालों में फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मुल्तानी मिट्टी। हाँ मुल्तानी मिट्टी, उससे उस को रोजाना उसको वो करते थे, पोतते थे उसको एक तरह से। अच्छा, और उस पर फिर काली शाही से कलम होती थी, लकड़ी वाली बांस की कलम होती थी वैसे कलम, उससे अच्छा, उससे वो लिखा जाता था, उसमें ए आ होता था। इंग्लिश बिल्कुल नहीं होती थी उस टाइम तक। 6ठी क्लास से इंग्लिश चलती थी, उसमें जी के निब से सब चलता था। शाही अच्छा, आती थी, शाही से पेन से डुबो करके, पेन उस वक्त तक पेन वैन का हिसाब नहीं होता था, अच्छा, सिर्फ पेन होल्डर होता था, एक होल्डर में निब लगती थी, जी की निब कहते थे उसे, अच्छा, उससे शाही में डुबो करके ऐसे लिखने का था। तब तक पेन वैन भी नहीं आया था। अच्छा, फाउंटेन पेन बहुत बाद में, यानी कि समझ लो कि करीब 8वीं क्लास के बाद में यानी कि हम्म, आना शुरू हुआ, वरना तब तो पहले होल्डर और उससे निब से लिखा जाता था, अच्छा, पेन में डुबा करके। तो ये तो उस समय की बात रही। ये समझ लीजिए कि जब किशोर एक तरह से कहना 600 में, यानी कि जब हम 6ठी 7वीं क्लास 8वीं क्लास में आ गए, जब पढ़ना लिखना थोड़ा ढंग से का समझ में आना शुरू हो गया, फिर हमें किताबों में पढ़ने का शौक़ लगा बहुत ज़्यादा। हमारे एक वहाँ अच्छा, पर बाल क्लब था एक, ये जो यानी कि जो पालीवाल जी की जो धर्मशाला थी उसमें एक क्लब था। अच्छा, हाँ, ज्वालापुर में ही? ज्वालापुर में पालीवाल क्लब था, वहाँ था। और वहाँ पर उन्होंने यानी कि जैसे कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गई, सांप सीढ़ी हो गई, और कुछ भी निशाने लगाने की जो आते वो इस तरह के कुछ खेल वगैरह वहाँ पर थे। और किताबें थी चंपक, पराग और चंदा मामा, जो अच्छा, पुराने हमने सारी किताबें वहाँ पुरानी जितनी भी थी, जो नई आती थी वो भी, पुरानी जो भी है, हमने वहाँ पर खूब पढ़ा वो किताबें। कहानियों की किताब पढ़ने का हमें अच्छा, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और बचपन में हमें दादी जी जो हमारी थी, उन्होंने ऐसे कहानियाँ सुना करते थे शाम के समय बैठ करके। मेरी दादी चंद्रावती जी, अच्छा, हाँ चंद्रावती थी, तो वो बैठ करके सारे बच्चे सर्दियों के दिनों में आग रखी है पास में, वहाँ बैठ गए हैं और उनसे कहानियाँ सुने। कहानियाँ उन्होंने हमें बहुत सुनाई बचपन में, ऐसे ही चलता था। यानी कि उन्होंने भी चले, प्रशांत की दादी जी उन्होंने कहानियाँ खूब सुनाई। अच्छा, और आपको एक बात बताऊं, उनकी कहानियाँ ऐसी थी, किसी यानी कि खास तौर से प्रशांत की दादी की, जो 1.5-2 घंटे तक चलती थी। प्रशांत कीर्तिपाल। हाँ, प्रशांत अच्छा, कीर्तिपाल उनकी जो दादी, अच्छा, खूब इनकी अच्छा। कहानियाँ घर उनका तब भी वही था जो? हाँ हमारे से जो अगली गली है जहाँ पर ललित जी का मकान है, समझ गया। उनसे आगे जो मकान है वहाँ पर उनके, अच्छा, तो उनसे हमने उनसे कहानियाँ सुनी। पूरे मोहल्ले में कभी यानी कि बच्चे कभी किसी के, यानी कि जैसे हमारे ये धीमान परिवार हैं हम्म, उसमें खेलते थे खूब बहुत ज़्यादा। उन्हीं के यहाँ वहाँ खुल हम भी गया था, खेले हैं। वहाँ भी खेल बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि पूरा मोहल्ला परिवार जैसा ही था। लोग हम्म, बच्चे एक दूसरे घर में ऐसे रहते थे। गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ से लोग आ जाते थे, सब महिलाएं इकट्ठी होकर के अचार वगैरह, अम्बिया छीलती, अचार डालना, प्याल की गुठली जो चिरौंजी होती है वो निकालना, ये सब काम एक जगह बैठ कर करते थे। होली अच्छा, का आप बताते थे कि जो आंगन था, आंगन के बीच में ही एक कुछ, आप बताते थे कि वहाँ पे एक
मतलब मैंने खुद ही देखा है कि वहाँ पे जैसे वो नहीं होता, सिलबट्टा, हाँ एक हाँ कॉर्नर में वो हाँ परमानेंटली हाँ वो हाँ, पत्थर सा था। सिलबट्टा था, उसमें से जैसे मसाला जैसे पीसे जाता है ना, हम्म। कोई भी चटनी बनानी अगर उसी पे बनाई जाती थी, हम्म। उस पर चटनी, तो वो परमानेंट, वो करीब करीब हर घरों में इस तरह का और हिसाब किताब। वहीं पे आपने बता रखा है कि जैसे वो अंगारों का होता था वो परमानेंटली जलते ही रहते हाँ थे। हाँ, वो जो उसको बोलते हैं हारा, अच्छा। वो यानी कि आजकल के बच्चों को पता भी नहीं है, जो गांव के बच्चे हैं या आजकल गांव में अभी भी आपको गांव में हारा मिल जाएगा। हारे में क्या होता है, गोसा लगा करके उस पर ही दूध रखा रहता है, अच्छा। और वो पूरे यानी कि रात के 10-10 12-12 घंटे 24-24 घंटे उसी पे रखा रहता है, मिट्टी की हांडी में दूध उसमें कड़ता रहता है, उसी से मक्खन जो बनाने की प्रक्रिया थी, मट्ठा मक्खन, हम्म। मक्खन उसी से निकाल करके निकाला है, उसको नैनी घी बोलते हैं। अच्छा। हमने बचपन में नैनी घी से रोटी, जो जैसे आजकल मक्खन में वो करते हैं, जैसे ब्रेड पे लगाते हैं, हम वो जो रोटी बनती थी उसी पे वो जो नैनी घी जिसे बोलते हैं, मक्खन जो निकालते थे हम्म। गाय के दूध, हमने वही खाया करते थे, बहुत खाया करते थे। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ नाश्ता चलता था, बिस्कुट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बाद में आया है, और भी अच्छा। बिस्कुट तो तब आता था जब कोई आदमी बीमार शीमार है, डॉक्टर मना कर दे, वरना हमारे ये चना परमल, मुरमुरे जिसे बोलते हैं चना, हम्म। ये खाने का रोज था, ये कम से कम रोज आना हमारे यहाँ ये जरूर खाया जाता था। अच्छा, खाना चूल्हे पे बनता होगा फिर तो खाना उस टाइम चूल्हे पे। में बनता था, दाल वगैरह जो बनती थी वो भी हमारे यहाँ, जो एक तरह से जर्मन सिल्वर की जो होती है एक तरह से, यानी कि जो जैसे आपका यहाँ कुकर है, कुकर नहीं कहता उसको, हांडी कहनी चाहिए, अच्छा। तो जर्मन सिल्वर की होती थी, जो आजकल आपको शायद जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलने का। अच्छा, और बर्तन कैसे होते थे? बर्तन होते थे जैसे, या तो पीतल का चलता था, पीतल पे यानी कि कोटिंग होती थी, निकल कोटिंग कह लो एक तरह से, अच्छा। वो उस पर कोटिंग होती है पीतल, क्योंकि पीतल जो है रिएक्ट करता है खटाई से। अच्छा। तो पीतल में जो कले के जो होता है, बड़े बड़े भगोने या जो भी होते हैं पीतल के, उसमें कलई करवा करके उसमें खाना पकाया जाता था, हांडी में खड़ा हुआ है, और चूल्हे पर अंगीठी पे, यानी कि आम तौर पे लकड़ियाँ जलाई जाती थी। और आप ये मान के चलो कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो उसमें हम्म। पत्थर का कोयला आता था, उसमें चलता अच्छा। था। और भाई ये समझ लो कि सन 60 के करीब, 62 के बाद में, ये क्या कहना चाहिए, स्टोव, स्टोव। मिट्टी अच्छा। के तेल का स्टोव आ गया था। या तो यानी कि ज़्यादातर अंगीठियाँ जलती थी, या फिर बाद में स्टोव आ गया था, तो स्टोव पे खाना बनने शुरू हो गए थे मिट्टी के तेल अच्छा। का। हाँ, तो और बिजली, और समझ लो उस वक्त जो होली के त्यौहार, और तुम्हारा ये रामलीला के दिनों में ये त्यौहार, और ये बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे पूरे मोहल्ले में। हफ्ता 10-10 15 दिन पहले से होली के गीत शुरू हो जाते थे, अच्छा। और ऐसे ही यानी कि होली के लिए पूरे मोहल्ले में लोग यानी कि घूमने जाया करते थे, महिलाओं के घरों में एक दूसरे वहाँ पर गीत गाते थे। होली का पर्व हमारा सुबह 8 बजे शुरू हो करके शाम के 6-6 7-7 बजे चलता, क्योंकि हर एक के घर में जाते थे। होली बहुत धूमधाम हाँ, से अब तो मनाई बोलते जाती। हैं 2 घंटे में खत्म अब कर तो दो। होली नहीं, उस ज़माने में जो होली होती थी, हमने होली खूब खेली है, हम्म। खूब, बहुत दूर, यानी कि पूरे परिवार यानी कि इस तरह से मिलजुल करके होली खेलते थे बहुत, क्योंकि उसमें इंजॉयमेंट का तरीका, कोई रेडियो भी नहीं था। रेडियो भी आप, मैं समझूं कि हमारे घर में करीब 60-61 में के समय में आया होगा, अच्छा। 1960 में या 1961 के आसपास आया था, जब चाइना की लड़ाई वगैरह की मुझे याद आया, हल्की कुछ खबरें सुना करते तो थोड़ी, पाकिस्तान के साथ जब 71 में खबर, तो और वो भी हर किसी के घर में रेडियो वगैरह भी नहीं ऐसे होता चैनल था। तो फिर बीबीसी आता हो, कौन सा आता था? हाँ, और उस, हाँ यानी कि नहीं बच्चे तो क्या बोले, जैसे दूरदर्शन है ना, ऐसे आकाशवाणी, आकाशवाणी। उस जगह में आकाशवाणी से ये खबरें आती थी, और विविध भारती, हम्म। हमें याद है। और मुझे याद है कि हम रेडियो पे रात को 9:30 बजे ये कार्यक्रम, नाटक आता था आमतौर पे हम्म। सोमवार के दिन, हम्म। उसमें तो हम नाटक सुनने का हमें बहुत बढ़िया सुनते रेडियो पे। अच्छा। और भाई लहरें, हम्म। रविवार के दिन लहरें कार्यक्रम आता था, और लीजिए फिर सुनिए, इस तरह के कुछ कार्यक्रम रेडियो के बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कार्यक्रम थे। और भाई अमीन शियानी का कार्यक्रम एक आता था बुधवार के दिन, वीणा की गीतमाला। अच्छा। तो ये उस ज़माने के, तो यानी कि इंजॉयमेंट तब तक तो यानी कि करीब ये चला काफ़ी दिनों। और जहाँ तक भाई, तब तक रेडियो, फिर बाद में ट्रांजिस्टर आ गए, फिर बाद में उसके बाद में काफ़ी सालों बाद यानी कि टेप रिकॉर्डर भी आए, रिकॉर्ड प्लेयर भी आए बाद में, लेकिन फिर धीरे धीरे तो तरक्की होते गई, तो हम्म। टेलीविज़न बहुत बाद में हमारे घर में, यानी कि समझ लो कि मेरी शादी में अच्छा। टेलीविज़न तब आया था। ये बात है सन 1982 तो की। शटर वाले टीवी हाँ, हुआ करते थे। हाँ टीवी ब्लैक एंड वाइट था मेरे यहाँ, तब हम्म। ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे। और याद है मुझे वो। टीवी भी हर किसी के घर में नहीं था। पिक्चर जब आती थी रविवार के दिन, 15-15 20-20 बच्चे एक जगह स्कूल, जहाँ पर जिनके घर में टीवी इकट्ठे हो जाते थे सारे, हम्म। तो एक रविवार को पिक्चर आती थी उसमें, और भाई बैठे रहते थे। तो सन 82 में मेरे यहाँ
यानी कि 1982 में हम्म। पहली बार हमारे घर में टीवी यानी कि मेरी शादी में आया था। अच्छा। हाँ, और ऐसे गिने चुने लोगों के घर में, जैसे हमारे डॉक्टर आनंद पालीवाल के यहाँ टीवी थोड़ा पहले अच्छा। एक दो साल पहले आ गया था, यानी लगभग 80 के आसपास समझ लो लोगों के पास, 80 70 78 75 के बाद ही लोगों के यहाँ टीवी आए हैं अधिकांश। अच्छा। हाँ, टीवी भी नहीं होते थे। तो फिर हम जैसे यानी कि समझ लो कि एक तरह से पढ़ाई में, जैसे हाई स्कूल इंटर वगैरह में जैसे जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, तो फिर हमने यानी कि जैसे तो फिर किताबें पढ़ने का शौक़ तो बहुत ज़्यादा था। और मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी जो थे बहुत यानी कि अपने आप में वो कहना चाहिए, वो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें भी लिखी, और वे समझ लो पोएम लिखने का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था, लेख लिखने का बहुत शौक़ था। एक मुझे ऐसा याद आता है, मैंने एक लेटर देखा था मिस्र के, उन पे यानी कि रेडियो पे उनका एक बार उनका लिखा हुआ लेख प्रसारित हुआ था। मिस्र के रेडियो पे? हाँ जी, मिस्र में उनके बारे में कुछ लिखा गया था। हालांकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो हम उस ज़माने में, वो ये उस ज़माने की बात है, तब हम शायद, हमारा जन्म भी शायद नहीं हुआ था, या हम बहुत छोटे रहे होंगे यानी कि उस ज़माने अच्छा। लेकिन वो लेटर मेरे हाथ पता नहीं अभी कहीं होगा मेरे पास, उनका अप्रिसिएशन लेटर वहाँ के जो राष्ट्रपति के जिन्होंने दूर वहाँ पर जो रेडियो के जो वहाँ से जो प्रसारित हुआ था, उनको उनकी शुभकामनाएं का वो उनके पास वो आया था। अच्छा। और हमारे पिताजी बोलने में उनमें यानी कि समझ लो, तो उनकी एक नाटक कंपनी थी, डिवेट कंपनी। अच्छा। हाँ, डिवेट, उसका नाम था डिवेट, ऐसे ही नाम था उसका। मतलब क्या होता है इसका? यानी कि एक जिसके ऊपर दिया रख करके जाया जाता वो होता है। अच्छा। तब पता नहीं क्यों उन्होंने ये ऐसा नाम रखा था। तो उसमें क्या होता था एक्चुअली कि ये जन्माष्टमी के टाइम पे, यानी कि भाद्रपद के महीने जब बरसातें शुरू भयंकर होती हैं, उस टाइम उनके यहाँ नाटक, और ये बताऊँ ये कहाँ पर होती थी, जहाँ पर ये उद्देश्य पब्लिक स्कूल है ना आज यहाँ, हाँ। यहाँ पर उनका मंच लगता था, वहाँ पर यानी कि ये उनका वो होता था। एक दिन रामलीला हो गई, कृष्ण लीला हो गई, ये सब कुछ हो करने के बाद फिर उनके यहाँ नाटक। हाँ, तो उसमें नाटक उनके यहाँ मतलब साल भर नहीं होते थे, एक पर्टिकुलर टाइम पे? कुछ निश्चित टाइम के लिए नाटक होते थे, नाटक कंपनी कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम चलता ये मुझे मालूम नहीं है। तो उसमें मिस्र की हूर और पता नहीं कैसे कैसे इस तरह के नाटक थे। और वो यानी कि आप बताओ, हमारे पिताजी यंग एज में उस टाइम में 70 साल के बूढ़े की यानी कि उनकी एक्टर उनका वो निभाना, तो उनको बहुत यानी कि लोग बहुत उनको यानी कि उनका बहुत ज़बरदस्त नाम था, एक्टर थे। और सुनो एक बात और तुम्हें बताऊं, एक बार ज्वालापुर की रामलीला वो सामने मेरे सामने ही गया था, क्योंकि वो हम तब बड़े हो चुके थे। अच्छा। रामलीला में हमारे जो चाचा जी थे यानी कि राधे श्याम जी कीर्तिपाल, अच्छा। वो रावण का रोल करते, बहुत शानदार। अच्छा। पता नहीं किस बात पे कुछ ऐसे वो हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करने का, ये हार हुआ है, यानी कि उन्होंने मना कर दिया। रामलीला सब लोग मिल करके आए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप संभाल लो, आपके द्वारा ये तैयार किया हुआ ये रामलीला में आज तक चलती आ रही है, तो आप रावण का रोल करो। हाँ, रामलीला में। तो पहले तो उन्होंने मना कहा, फिर उन्होंने कहा चलो अच्छा तैयार। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से सारा सेटिंग करी, कौन क्या बनेगा, कैसे करेगा। और आपको एक बात बताऊं, उन्होंने ये सारे रामलीला के डायलॉग पहले अपने आप खुद लिखे, सारी रामलीला के पूरे रामलीला, यानी कि जो एक्टर जो रामलीला में जो उनके साथ रोल करेगा वो क्या बोलेगा और रावण में क्या डायलॉग होंगे, उन्होंने खुद पहले उसको लिखे। अच्छा। हाँ जी, अपने डायलॉग अपने आप। और वो शायद आज भी शायद किसी के पास, मैं नहीं कह सकता कहाँ पर है, वो लिखे हुए उनके डायलॉग अपने हाथ से तैयार किए हुए उनके डायलॉग। और कैसे उनका यानी कि मैंने उनका देखा, उनका तरीका बिल्कुल ऐसा था जैसे फिल्मों में होता है। अच्छा। हाँ, कि अब जैसे रावण मार लिया, रात को सोने जा रहे हैं, उठ करके आए हैं सुबह सुबह, तो उस पर मुकुट थोड़ा ही होगा सिर के ऊपर हर वक्त, या कैसी ड्रेस होगी। उन्होंने ड्रेस, अंगूठियाँ, कान में वो सब अपने सब कुछ सोचा, सब कुछ लेकर, और अपनी ड्रेस मेरी माता जी ने और मेरी बहन जी ने उनकी ड्रेस तैयार करी थी उनकी, रावण की। अच्छा। हाँ, यानी कि ये मैं बता रहा था। और अपने आप डायलॉग लिखे, और उनकी सारी किताब थी ब्राह्मण गौरव, शायद वो आज भी लाइब्रेरी में होगा, तो मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। और केवलताएं, और एक बताऊं, ये हमारे परिवार में कुछ वो है, जैसे मेरे पिताजी का लिखने का शौक था, ऐसे ही हमारे जो भाई साहब अशोक कीर्तिपाल, मेरे बड़े भाई, उनको भी लिखने का और इस तरह का यानी कि मंच पे बोलने का, भाषण का बहुत शौक था। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, जब वो इंटर क्लास में यानी कि ज्वालापुर इंटर कॉलेज में पढ़ते थे इंटर में, तो उन्होंने वहाँ पे एक पत्रिका निकलती थी सालाना, ज्वाला, उसके वो संपादक रहे। अच्छा। और उसमें मेरे पिताजी की उन्होंने कविताएं भी छपवाई,
और उन्होंने अपने भी वो लेख लिखे। हमारी बहन जी ने जो थी यानी कि जो सोमबाला कीर्तिपाल, उनको भी लेख लिखने का शौक़ था, उन्हें भी बड़े पुरस्कार मिले इसमें लेखन में। और ये थोड़ा बहुता गुण हमारे अंदर आप भी भी तो शायरी करते थे, हाँ, मुझे याद है कि कोई किताब है आपकी। मुझे भी लिखने का शौक़ था। और मैंने भी यानी कि समझ लो कि जब मैं देहरादून चला गया तो कहने का मतलब यह है कि फिर मैंने भी यानी कि मुझे भी कविता लिखने का शौक़ हुआ। बल्कि मैं तुम्हें अभी बीच में अभी एक कविता अपनी जो मुझे याद आ रही है वो सुनवाऊंगा मैं तुम्हें, लिखी हुई। कुछ कविताएं ऐसी हैं कि जो मैं थोड़ी विस्मृत हो गई, कुछ तो याद है आज भी, कुछ वो है। हाँ, कुछ तो यानी कि मैं नहीं कह सकता कितनी बढ़िया लगेंगी, लेकिन कुछ हैं। बताओ बताओ कोई। चलो एक कविता बताता हूँ। सूरज ने कहा, कविता का शीर्षक करो सूरज ने कहा। वो देखो वातायन से झांका सूरज, वातायन समझते हो? वो देखो वातायन से झांका सूरज, जो कह रहा मुझसे ओ नादा मूर्ख। मैंने आज सुप्रभात किया, जीवन में न संचार किया, तू अभी तक सोया है मूढ़क। उठ खड़ा हो आगे बढ़, उचित नहीं अधिक सोते रहना, कर्म कठिनाइयों से मुख मोड़े रहना। मुझको देख मैं अटल अंतरिक्ष में, विचलित न हुआ कभी जीवन में, तू फिर को विचलित जीवन पथ पर। उठ खड़ा हो आगे बढ़, जीवन में अविरत। अरे वाह। तो सुनो ये क्यों हुई, कैसे हुआ। मैं ये कविता तब लिखी गई, मैं देहरादून में जब मैं पढ़ता था देहरादून, तो मुझे रोज़ आना, मैं आप ये समझो 14 किलोमीटर लगभग पैदल और 112 किलोमीटर में ट्रेन में रोज़ सफ़र करता था। अच्छा। और लगभग रात को हम 11-12 बजे के बाद ही सोते थे। सुबह 4 बजे उठ करके फिर हावड़ा जो ट्रेन थी वो सुबह उसका टाइम था 5 बजे के, 5:15 बजे के आसपास। अच्छा। तो वो पकड़ करके डेली जाना। तो छुट्टी के दिन जैसे संडे अभी जैसे है आए, हम घर में आके सोए पड़े, तो जाना तो है ही नहीं आज। तो हमारा जो मकान का यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जुआर, जिसको हम चुवारा बोलते हैं, उसमें सोया करते थे। और सोते सोते इतना टाइम हो गया, यानी कि पता नहीं 8 बज गए 9 बज गए, तो सूरज जब चमका उसकी चमक से आँख खुली। अच्छा। तो मैं कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, बताओ हम अब तक सूरज निकल गया और हम सोए पड़े हैं। तो उसी वक्त दिमाग में ये यानी कि ये कविता उस वक्त मैंने तुरंत यानी कुछ नहीं किया, फिर मैंने फटाफट पेन और कागज़ लिया, लिख दी। और आप ये देखो ये बात है लगभग 1974 की। अच्छा। तो मैंने ये सुबह कविता लिखी और मेरे पास ये शायद कविता भी लिखी भी होगी, उस पर टाइम भी लिखा हुआ होगा और शायद सन भी लिखा हुआ होगा। अच्छा। किसी कॉपी में मैं उसको विश्व का अगर ढूंढ कर रखेगा तो फिर मैं उस पर तो मैं और अपनी फिर मैंने समाजवाद के ऊपर भी कविता लिखी है। और वैसे मेरी ज़्यादातर कविता कुछ इस तरह की है, यानी क्योंकि आप ये कह लो ना वो एज क्या रही होगी हमारे 74 में, 74 50 लगभग 20 ईयर की बात थी। अच्छा। तो समझ लो कि हमने उस टाइम तो मैंने कुछ वैसी कविता भी लिखी, क्योंकि बड़ा नीरस था टाइम उस टाइम। हमें सुबह जा रहे भाग के आ रहे, यानी कि हालांकि खेलने कूदने हम यानी कि आकर के मैं अगर मान लिया हमने जल्दी आ गए तो मैं आप ये देख लो ज्वारापुर इंटर कॉलेज में जाकर के क्रिकेट भी खेलते थे। ट्रेन से वापस आए तो ट्रेन से उतरे, ज्वारापुर इंटर कॉलेज पास में ही था वहाँ, और वहाँ पहुँच करके आप ये देख लो वो लड़के जो क्रिकेट खेलते होते उनके साथ क्रिकेट भी खेलते, फिर घर वापस आते थे। अच्छा। तो ऐसा भी किया। तो बड़ा एक तरह से मशीनरी जीवन था उस टाइम। फिर क्या हुआ, ऊपर नीचे आ रहा है, तो हुआ क्या, फिर मैं कर लो ठीक से ना आप ऐसे, ठीक। फिर मैं यानी कि कुछ इस तरह की कविताएं भी लिखी हैं। अच्छा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं वहाँ पर जो यानी कि जब मैं यहाँ पर एडमिशन हुआ था मेरा वहाँ देहरादून में, हमारे साथ ही अच्छा देहरादून में पढ़ते कहाँ थे आप? ये यानी कि ये समझ लो कि मेंस यानी कि ITI थी वहाँ पर, उसमें यानी कि ये समझ लो कि वो हमारे वहाँ से देहरादून पर्टिकुलर सहारनपुर चौक से बहुत आगे जाकर क्लेमेंट टाउन से पहले है थोड़ी जगह, वो वहाँ पर थी वो, और वो बहुत दूर, यानी कि आप समझ लो कि करीब 8-10 किलोमीटर दूर मेरे यानी कि देहरादून से जहाँ मैं रहता था वहाँ से थे। तो करीब 14 किलोमीटर का बड़ा फर्क पड़ता था मुझे घूमना, यानी कि पैदल चलने में बड़ा वो था, आना जाना। DV कॉलेज की बात है? नहीं उधर नहीं, ठीक उसके विपरीत साइड में ना। अच्छा। क्लेमेंट सहारनपुर चौक से आगे जा करके है, उसका जगह का मैंने पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहा, यानी कि ये समझ लो माजरे के पास कह लो आप। अच्छा। माजरा एक जगह है वहाँ पर, जहाँ पर बासमती भी आता है उसका चावल, तो उसके पास थे माजरे में वो, तो वहाँ पर था। तो वहीं पर ही यानी कि एक समझ लो कि
हमारे साथ ज्वालापुर की ही एक हमारे यानी कि जहाँ पर ये आता है ना तुम्हारा सिद्धार्थ, उनके पास भी एक जोशी जी थे, उनकी लड़की उनकी पोती कहना चाहिए। एक बार सही कर लो इसको ठीक हाँ, से ना, एक बार, हाँ बस ठीक। उनकी जो पोती वो पढ़ती थी वहाँ पर। मुझे जिसने मेरा एडमिट करा वहाँ मुझे उनका गार्जियन बनवा दिया, लोकल गार्जियन। अच्छा। क्योंकि मैं यानी कि वो उस मेरे उस पे ही वो यानी कि वहाँ से बाहर से आ जा सकती थी, तो कभी कभी 15 दिन महीने में वहाँ रहते थे। तो तब मैंने खूब यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया यानी कि वो कविताएं लिखी, यानी कि होता है उस टाइम लिखते हैं कविता बहुत बढ़िया बढ़िया, एक से एक कविताएं लिखी मैंने समाजवाद के ऊपर भी कविता लिखी। और बताऊं, बाद में तो फिर मैंने एक बार सिंगल के ऊपर भी कविता लिखी थी। हाँ वो सिंगल मैं, अंकल के ऊपर? हाँ वो मैं तुम्हें लिखाऊंगा, बहुत बढ़िया कविता। कभी अच्छा। कभी दोबारा जो अगर उन्होंने मुझे किताब दे दी तो मैं तुम्हें दिखलाऊंगा वो। अच्छा, यानी कि उनके हाँ, ऊपर क्यों लिखनी पड़ी कविता? बताए बस उसने यानी कि शादी का चक्कर चला, शादी हुई नहीं थी, अच्छा। तो उसके लिए जब परेशान होता अच्छा, ना, उनके लिए। हाँ तो उनके लिए शादी के लिए फिर मैंने ना उसके ऊपर बहुत बढ़िया कविता लिखी, तुम सुनोगे तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा, हाँ सुनोगे। कॉमेडी वाली? हाँ कॉमेडी टाइप की कह लो। अच्छा। हम्म। और भाई नए वर्ष पर तुम्हारी मम्मी को मैंने एक ग्रीटिंग दिया था अच्छा। नए वर्ष का, उसकी मैं तुम्हें से 4 लाइनें मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, शायद अगर मुझे याद आई तो। हम्म। हम्म। तो समर्पित शुभकामनाएं नूतन वर्ष के शुभ आरंभ पर, मधुर मोहिनी मुस्कान महके मोहक अधरों पर, दिशी दिशी चहुदिशी विस्तृत कीर्ति तुम्हारी, अक्षुण बनी रहे प्रीति हमारी। इस अच्छा। तरीके की होती है इससे, लेकिन ये कविता बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी कभी यानी कि अगर उसने मुझे दी तो मैं तुम्हें पूरा का पूरी सुनाऊंगा, कम से कम इसमें 8-10 लाइनें हैं। अच्छा। हाँ। और भी लिखी थी बहुत, यानी कि थी एक था, अब एक उसके ऊपर ही लिखी थी, उसके क्या क्या मैं उस समय जो हमारे साथ वो थे यानी कि लड़की थी जो, उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत शालीन लड़की मैं बता रहा, वो थी हमारे मित्र जैसे थे समझ लो एक तरह से, और बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। तो उस पर भी कविताएं लिखी थी, बड़े वो थी। मैंने पहले कविता लिखने का मैं कहता ना, मुझे इस तरह से लिखते लिखते क्योंकि बहुत शब्दों का कहाँ से मुझे समझ नहीं आता कैसे कैसे वो चयन हो जावे था। तो उस पर एक कविता लिखी थी, बोल चारू चंचल चितवन तेरे, श्यामल घन से बाल घनेरे, दीप सिकासी नासिका तेरी, अमर जोशी कांति तेरी, वाणी ऐसी कोकिल कंठ समान, क्यों ना मन मोहले मंद मंद मुस्कान, देख तेरा रे रूप अनुपम, चित्र लिखिसा हो जाए मन, तुझ बिन ये जीवन निष्प्राण, जो सहिता साहिल पर शमशान। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त कविताएं हैं। अरे मैं बता रहा ना, मैंने मेरे पास बहुत पूरा संग्रह है महाराज, कम से कम 8-10 लिखी, और सब तरीके की लिखी, सब तरह की, और छोटे छोटे वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ याद नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे कभी अगर मुझे मिली तो फिर मैं तुम्हें और सारे के सारे वो संकलन जो है रखा हुआ है। तुमने शायद, मैं पहली बार शायद तुमसे ये वो थोड़ा बहुत तो पता है, पर इतना नहीं पता कि संकलन है, ये नहीं पता था। हाँ थोड़ा बहुत है, बता नहीं, फिर बाद में छोड़ दिया था। तो अच्छा, फिर मैंने अब मेरे दिमाग में आई कि ये कविता का विचार मेरे दिमाग में क्यों आया, कैसे आया। तब वो चला ज्योतिषीय, वो तक पता लगा ये बुध की दशा थी उस समय में। अच्छा। तो ये बुध जो काम है, अच्छा बुध मेरा उच्च का एक तरह से देखा जाए तो 10वें भाव में बैठ करके उच्च का बुध का है मेरा अपनी राशि का। सूर्य, हालांकि सूर्य शनि के साथ में है, अगर ये शायद अकेला या किसी उसके साथ होता खाली, यानी कि बृहस्पति के अगर साथ होता फिर तो कहना ही क्या था। अच्छा। तो क्योंकि या बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर, तो बृहस्पति की दृष्टि शायद उस पर नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये काम बुध कराता है, या बृहस्पति या चंद्रमा भी इस तरह की यानी काल्पनिक शक्तियाँ देते हैं। हाँ तो मुझे पता लगा ये बुध की वजह से हुआ, उस समय बुध की दशा थी। अच्छा, मैं आने ही वाला था मतलब, लेकिन ये बहुत बाद में था ज्योतिष का विषय। हाँ तो कि ज्योतिष का कैसे शुरू हुआ? ज्योतिष का सुनो, अब सुनो, अब ये तो घटना थी सन 74 75 की, 76 की कह लो आप। अच्छा। यानी कि इन कुछ सालों में मैंने कुछ कविताएं लिखी, और ये भी कह सकते हो कि आप उस समय में मेरे साथ लड़कियों का, महिलाओं का बहुत बच्चों था मेरे साथ, क्योंकि मैं स्वामी के यहाँ जाता था। अब वहाँ तो सब तरह से डील करता, और मुझे तो स्वामी जी ने यानी कि मैं इतना उनको उन पर रह करके इतना ज़्यादा वो अच्छा, हो गया था। किन स्वामी जी की बात कर रहे हो तो बताओ आप। हाँ, मैं जो डॉक्टर थे वो वर्ल्ड फेम डॉक्टर थे, होम्योपैथ, डॉक्टर स्वामी वैराग्यानंद पुरी।
अच्छा। और नारायण सेवा आश्रम उनका, यानी कि आर्यन इधर दयानंद नगरी में उनका अपना एक यानी कि कनखल। कनखल में। तो ये समझ लो कि हम लोग एक्चुअली तो अपने परिवार की दवाई लेने जाया करते थे वहाँ पर। अच्छा। और वहाँ पर भाई कम से कम 100-150 बहुत आदमी होते थे, भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा। और भाई नंबर 2-2 घंटे लग जाते थे। तो हम वहाँ पर क्या करते थे, अब हम क्या करें। हम तो वहाँ पर ये दवाई लेने जाते थे अपनी दादी जी हमारे अक्सर बीमार रहती, या घर में आप जो भी है जो उनकी दवाई लेने जाया करते थे वहाँ। तो यानी कि ये बात है 74, 75, 76 और उसके बाद तक फिर हम जाते थे। तो वहाँ हम पुड़िया बांधते थे एक्चुअली। अच्छा। उन्होंने सिखा दिया था भाई पुड़िया ऐसी बांधी जाती कि है। वेट कर रहे हैं तो हेल्प ही कर दो। चलो हम कैसे टाइम पास होगा, दवाई का जब नंबर आएगा जब आएगा तो हमने दवाई पुड़िया बांधने शुरू कर दी। और स्पीड भी हमारी बहुत ज़बरदस्ती, वो बड़े यानी कि हमारी दवाई थी क्योंकि इतने सारे पैसे। हम पुड़िया बांधते रहे यानी कि सालों ऐसे ही चलता रहा, पुड़िया बांधते रहे। फिर स्वामी जी के साथ हमारा जरा विशेष लगाव भी था उनके साथ। और मैं तुम्हें बता ही रहा, वो वर्ल्ड फेम डॉक्टर, और हम मरीज जो बोला वो सुन भी रहे, देख भी रहे। एक बार क्या हुआ, हमारे जो चाचा जी बाबूराम जी कीर्तिपाल, उन्होंने मुझे एक मटेरिया मेडिका, यानी कि उन्होंने भी कोशिश की थी पहले दवाई यानी सीखने की। नहीं दवाई बांटने की। अच्छा। उन्होंने खोला था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने सारा का सारा वो उनके बस का नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया था। तो अच्छा, मतलब उन्हें होम्योपैथिक आती थी ना, आती थोड़ी बहुत आती, थोड़ी बहुत लिख लिया जो भी है, किताब मंगा के सोना दवाई बांटेंगे भी स्वामी जी की तरह से सोचा था उन्होंने, लेकिन वो कर नहीं पाए ज़्यादा उसको। समझ लो ये चीज़ था उनके पास। मटेरिया मेडिका उन्होंने मुझे 2 किताबें उनके पास थी, एक पारिवारिक चिकित्सा, एक मटेरिया मेडिका, भट्टाचार्य कंपनी की यानी कि मटेरिया मेडिका, नहीं हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी की। और उसकी एक किताब यानी कि पारिवारिक चिकित्सा उन्होंने मुझे दे दी। मैंने जब उसको पढ़ के देखा तो मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर इतना बढ़ा, मैंने भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तब फिर जब स्वामी जी के पुड़िया बांधते फिर हमने जो मरीज बोल रहा है हम सुन रहे हैं। फिर कुछ ऐसा भी हुआ जैसे स्वामी जी के साथ हम उनके हेल्प भी करते थे, जैसे मान लें उनके चेक जमा करने। और भाई उनके पास शेयर थे उस जमाने में, उस जमाने में गुरु, उनके जो गुरु भाई थे उनको दे रखे थे उन्होंने। अच्छा। हाँ, स्वामी जमनानंद जी। तो होम्योपैथिक और शेयर दोनों का वहीं से आ गया। नहीं, शेयर भी, हाँ, तो उन्होंने मुझे शेयर नहीं, हम उनको हिंदुस्तान टाइम्स अखबार आता था या टाइम्स ऑफ इंडिया कभी कभी जो तो वो मुझसे वो शेयर के या वो खबरें इंग्लिश में, उस जमाने में हमारी टूटी फुट्टी इंग्लिश हमारी ढंग से थी नहीं, हालांकि हम इंटर वगैरह में थे उस टाइम, या इंटर कर चुके थे वो, यानी कि वहाँ से हम इधर 76 के बाद बता रहा तुम्हें मैं। तो तब यानी कि हम उनको अखबार पढ़ के सुनाया करते थे, डांटते थे हमें। अच्छा। हमें जब गलत पढ़ा नहीं जाता था तो हम उनको वो करते थे, यानी कि पढ़ के सुनाते थे शेयर के रेट उनके बारे में, या खबरें कुछ एक आती तो वो हमारे से सीखते थे, यानी कि हम उनको बोल के सुनाते थे और फिर वो देखते थे। तो उनके पास जो डिविडेंड आता था तो उनको भरना, वो अपना भरते थे, फिर हमने भी हमारे से भरवाना शुरू कर दिया। फिर उसको जमा करने साइकिल पे जा रहे हैं हम दोपहर में 12 बजे 1 बजे धूप में, यानी कि ज्वालापुर इसमें स्टेट बैंक में, या कनखल पंजाब नेशनल बैंक में, या डाकखाने में उनके कुछ ये यानी कि ये काम उन्होंने सिखाया हमें। टाइम टेबल दिखाना रेलवे का वो सिखाया उन्होंने, पंचांग देखना सिखाया उन्होंने हमें। और तो और हमने उनसे खाना, अगर देखो बचपन में हमें रसोई में घुसने की इजाज़त नहीं थी बिल्कुल भी, हमें इसमें यानी कि घुसने नहीं दिया जाता रसोई में। तो स्वामी जी के यहाँ हमें थोड़ा सा यानी कि वहाँ था, तो उनके यहाँ से हम यानी कि उन्होंने हमें खाना बनाने की तरकीबें भी हमने वहीं से सीखी उनके द्वारा। उन्होंने यानी कि उनका अपना खाना बनाने का जो तरीका था, क्योंकि खुद वो खाना बनाते थे, उनके यहाँ तो कोई वो तो था नहीं, तो हमने वहाँ खाना भी खूब खाया। खाना यानी कि खाना बनाया तो कभी नहीं हमने, लेकिन हाँ रायता वायता या कुछ उसमें हम वो करते थे बनाने का, मुझे उन्होंने दे रखा था कॉफ़ी वगैरह बनाने का, चाय वाय वो हम बनाया करते थे उनके पास। अच्छा। तो ऐसे उनके पास एक स्वामी जी थे, वो भी यानी कि उनकी भी एक विशेष कहानियाँ हैं, स्वामी राघवानंद जी। अच्छा। वो एक्चुअली सिंधी पाठशाला में कभी महंत हुआ करते थे। उनको किसी षड्यंत्र के द्वारा उनको जलाने की कोशिश करी थी, तेजाब डाल दिया था उनके ऊपर। अच्छा। स्वामी जी ने उनकी सेवा करके उसको बचा लिया था। अच्छा। तो वो छोड़ छाड़ करके वहाँ से स्वामी जी की सेवा में उन्होंने, वो नेपाली वो थे अच्छा संत, तो वो यानी कि मैं थे सिंधी पाठशाला के, छोड़ छाड़ कर स्वामी जी की सेवा में लग गए। अच्छा। लेकिन वो भी बहुत एक तरह से लिखा है विद्वान थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नॉलेज थी। तो ज्योतिष उन्होंने प्राइमरी हमें ज्योतिष की स्वामी राघवानंद जी ने सिखाई। अच्छा। हाँ, वहाँ से हमारा ज्योतिष का वो शुरू हुआ।
और वहाँ से हमें ज्योतिष के बारे में लगाव भी हुआ। और वहीं से हमने होम्योपैथिक की किताब में स्वामी जी को बैठ करके, जब मैं शाम को जाया करता था, जब हॉस्पिटल बंद हो जाता था, तो शाम को स्वामी जी किताब लेकर बैठते थे, उनको किताबें होम्योपैथिक में किताब पढ़ के सुनाया करते थे। वो खाना बना रहे, अच्छा। हम वो कह रहे कि पढ़ो ये, तो हम उनको किताब पढ़ के सुनाया करते थे होम्योपैथिक की, जो जो कहते थे वो सुना, उनको सुनाते थे हिंदी में। अच्छा। हालांकि वो हिंदी, इंग्लिश, बंगला, वहाँ 3 तरह की किताबें हमेशा रहती थी उनकी, बड़ी बड़ी। बाद में फिर ये हुआ, मैं ये काम मैं करता था, अकेला था। अच्छा, आपने उनके साथ रहते तो बांग्ला भी सीख ली थी? थोड़ी बहुत ही, थोड़ी किताबें मंगाई थी कल का, मेरे पास आज भी बंगला की किताबें थोड़ी बहुत ही, बंगला बोलना यानी समझना सीखा, लेकिन बंगला की हम प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए ज़्यादा हम नहीं सीख पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने बंगला सिखाई हमें थोड़ी। अच्छा। और थोड़ा बहुत हम यानी कि समझ में तो आई जाती है, लेकिन लिखना पढ़ना भी ज़्यादातर हम थोड़ा सीखे थे, थोड़ा बहुत। लेकिन हम इतने हम व्यस्त हो गए ना फिर अपनी नौकरी सर्विस पता नहीं उसमें, और फिर होम्योपैथिक में घुस गए थे इसमें सीखने में। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, जब हम देखा कि मैं अकेला पढ़ा, तो लोगों ने कहा भाई आप एक काम करो कि ये हमें भी होना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, मुझे चूँकि मैं पहले अकेला ही उनसे पढ़ाता था, उसके बाद में फिर वहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होते 5-7 जने इकट्ठे होने शुरू हो गए। अच्छा। मेरी एक यानी कि वो थी, यानी कि जो पुड़िया बांधने वो आती थी, एक लड़की थी नीरू भाटिया, वो हरिश्याम जी, मैं और 1-2 BHL के यानी कि जो थे इंजीनियर जबरदस्त। अच्छा। वो सब के सब लोग वहाँ पर उनसे पढ़ने के लिए आते थे। 1-1.5 घंटा 2 घंटे वो बैठ के वगैरह नोट्स तैयार करवाया करते थे, पढ़ाया करते, समझाया करते थे। अच्छा। हाँ, अपने अनुभव बताया करते थे, यानी कि किसी होम्योपैथिक में तो एक्सपीरियंसेस का तो बहुत मैटर है। हाँ जी। और चूंकि हम मरीज को, अच्छा दूसरी बात, जब हम पुड़िया बांधते थे तो वो हमें किसी से बात नहीं करने देते। कितनी बार इस बात पे हमें उन्होंने हमें फटकारा भी, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 जने पुड़िया बांध रहे बैठ रहे हुए। अच्छा। हाँ, अब पता लगा बात करने वाले, बात नहीं करने देते थे जल्दी से। तो हम क्या करते थे, उन्हें कहते ये जो मरीज बोल रहा उनको सुना रहा ना, वो पर्चे पर दवाई लिखते थे। ये नियम था, पर्चे पर दवाई पढ़ी जाएगी, फिर दवाई पर पढ़ी जाएगी दवाई, फिर उसको दवाई की पुड़िया बन जाएगी, फिर पढ़ी जाएगी। एक दवाई को 3 बार कम से कम पढ़ना जरूरी था। अच्छा। हाँ जी, तब वो दवाई की पुड़िया बनकर तब शीशी वापस जाती थी। हमने कभी किसी दवाई की स्पेलिंग याद नहीं करी। हमें इस तरह से जब 3 बार पढ़ते तो हमें दवाइयाँ वैसे ही याद हो गई। फिर वो कभी सिम्टम वो जो मरीज बोल रहा, तभी तो ना साथ में 3 बार दवाई का नाम याद हो गया। नहीं, वो तो याद हो गया। फिर हम एक कागज रखते थे अपने पास में, पेन रखते थे, मरीज जो बोल रहा हम फिर मुझे विशेष तौर से उन्हें हिदायत दे रखी, उसको सुनो क्या बोल रहा। फिर मैं कागज पे दवाई लिखता था अपनी, फिर स्वामी जी अपने पर्चे पर दवाई लिखते थे। अच्छा। तो वो मुझे कहते दिखा, मैंने क्या लिखा, मैं दिखाता था। तो वो कभी टैली नहीं करी, कभी कभी दवाई जो उन्होंने लिखी वही मैंने लिखी, तो वो हल्के हल्के खुश होते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब ज़्यादा बार ये हो गया कि जो दवाई वो सोच रहे वही मैं सोचा, जो उन्होंने लिखी वही मैंने लिखी, ऐसे प्रैक्टिस हुई है। अच्छा। दवाई के बारे में, यानी कि जो उन्होंने लिखा वही मैंने लिखा, जो पोटेंसी उन्होंने लिखी वही पोटेंसी मैंने लिखी। तो ऐसे करते करते यानी कि हमें प्रैक्टिस हुई। फिर उसका परिणाम ये हुआ। अच्छा, कितनी साल चला है ऐसे? बहुत, यानी कि समझ लो कि मैं जब, और सुनो, मेरी नौकरी लगवाने का प्रोग्राम, यानी कि ये समझ लो कि ट्रेनिंग में तो मैंने खैर चलो मेरा आ गया, हो गया था वहाँ पर ट्रेनिंग के समय। तब मैं जब मेरी नौकरी लग गई थी, तब भी मैं नौकरी छोड़ करके शाम को मुझे छूट थी, मैं शाम, बात कर रहे हैं? हाँ, BHL में जब मैं लग भी गया था, तब भी मैं शाम को, यानी कि जैसे 7 बजे क्लास शुरू होती थी शाम को रात को, तो मैं 1 घंटे के लिए वहाँ साइकिल लेकर भाग जाता था पढ़ने के लिए, फिर आता था ड्यूटी पे वहाँ से। ऐसे चलता था मेरा, मुझे किसी ने टोका टाका पे तो क्यों पढ़ने जा रहा। अच्छा, मजेदार बात ये, साइकिल से आप सारे में इतने में घूम लिया करते हैं, हाँ, जबकि काफ़ी दूर है वो। 85 में, सुनो, 85 में मेरे पास स्कूटर आया। इससे पहले 85 से पहले यानी कि मैं समझ लो साइकिल पे ही ये सारा काम चलता रहा। ये मैं तुम्हें बता रहा, आना जाना तो पता नहीं कितने किलोमीटर साइकिल चलाई है मैंने। तो ऐसे दवाई का काम यानी कि ऐसे सीखा। उसका परिणाम ये हुआ, स्वामी जी पता लग रहा कि दिल्ली जा रहे 1 हफ्ते के लिए, या कलकत्ता जा रहे कभी 1 हफ्ते के लिए, तो वो हॉस्पिटल के कह रहे हॉस्पिटल ये चलाएंगे, मैं और मेरी एक साथी यानी कि नीरू भाटिया या हरिश्याम जी, यानी कि हम लोगों को ऊपर छोड़ के चले जाते थे। अगर हरिश्याम जी का तो स्कूल था, तो वो अगर मान लिया संडे हो गया या कुछ हो तो बात अलग, अगर नहीं तो फिर हम लोग उस वक्त एक तरह से फ्री थे, तो हम लोग हॉस्पिटल चलाते थे, दवाई देते थे। अच्छा। मेरे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटी
कि यानी कि जिनमें मैं यानी कि जिसे कहते हैं ना कि दवाई देना इतना आसान नहीं है। जब अकेले संभालना पड़ता है और ऐसे 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 पेशेंट आते हैं कि जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल है, उनको फिर संभालना बड़ा मुश्किल है। अब मैं तुम्हें एक बार की घटना ऐसे ही बताता हूँ कि जिसमें मेरे मेरे पैर कांपने लगे थे। एक लड़की कोट द्वार से आई, उसके हार्ट में होल था, जो मुझे सब ये चीज़ बाद में पता लगी। उसके हार्ट में होल था। वो माता आनंदमयी से उसको 1 साल का डॉक्टर यानी कि दिल्ली एम्स में 1 साल का टाइम दे रखा था ऑपरेशन के लिए। अच्छा, एक कि 1 साल में करवा लो। 1 साल के बाद यानी कि 1 साल में उसका नंबर डेट दे रखी थी, लगभग 1 साल में उसका नंबर आना था, ऑपरेशन टाइम अच्छा। लंबा था लगभग। तो वो आनंदमयी से मिलने आई थी, माँ आनंदमयी से। माँ आनंदमयी जी से मिलने आई थी कनखल। अच्छा। इत्तेफाक के बाद जो आनंदमयी आश्रम में आई तो वो थी नहीं मिली। उनको फिर स्वामी जी के बारे में पता लगा, तो वो स्वामी जी के यहाँ आई तो पता लगा स्वामी जी भी नहीं थे, दवाई मैं दे रहा था। अच्छा। इत्तेफाक के बाद तो वो एक तरह से होपलेस हो गई। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई, एक तरह से बेहोशी जैसी क्या छटपटाने लगी, और वो वहाँ पर लेट गई और कह रही गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ। मुझे ऐसा लगा ये अभी इसका काम हो जाएगा, ये हो सकता है ये अंतिम हो। मैंने उनको स्वामी जी को कहा, जो वहाँ पर जो थे यानी कि जो अंदर में, कि भाई गंगा जल लेके आओ, गंगा जल। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो मुझे वो हाथ ही नहीं लगाने देती, फिर मैंने उसके पेट पे हाथ रखा। कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि भाई ये क्या इलाज करेंगे। मेरा हाथ हाँ उनको कहना वो नर्वस हो गई। हुआ ये कि जिस पर्पस से आए थे ना तो वो मिले ना ये मिले। हाँ, तो उसको वो होपलेस भी हो गई, उसकी वजह से भी कह लो कुछ बीमारी कुछ उसको हुआ। तो उसने क्या करा, तो मुझे वो हाथ भी लगाना, मैंने उसको जब वो लेटी हुई थी मैंने उसके पेट पे देखा, उसका पेट थोड़ा अफरावा लगा, मुझे ढक ढक की आवाज़ आई, मैंने चेक करा, उस टाइम तो मैं था, तो मैंने उसको चेक करा। और पहले तो जल्दी से वो हाथ भी लगाने को तैयार नहीं थी देने, लेकिन जब मैंने देखा तो क्योंकि वो थोड़ी सी वो हो गई थी एक तरह से बिल्कुल जैसे अब गई। तो मैंने उसको देखा, तो पूछा उससे कि क्या खाया पिया था कल। उन्होंने कहा राजमा खाया था। मैं कहा ठीक है। मैंने देखा पेट पे, मुझे लगा कि इसको वायु गैस हुई है, और जो इसने उसको अटैक मार के इसके हार्ट पे उन्हें, चूँकि हार्ट वीक पॉइंट है उसका, हमारा होल है, तो मैंने उसको कारो भेज के फटाफट यानी कि 2-3 पुड़िया उसको खिला दी, यानी कि 15-15 मिनट में। उसके बाद उसको चैन मिला, होश में आ गई, ठीक ठाक हो गई। फिर वो प्रसन्न हुई, खुश हुई, उसे विश्वास हुआ। फिर उन्होंने मुझे सारा बताया, ये कथा उन्होंने जो बताई थी, ये उसने मुझे इसके जब वो ठीक हो गई उसके बाद बताई कि मैं कोट द्वार से आई हूँ, मैं आनंदमयी के पास आई थी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो तो यानी कहना चाहिए मैंने स्वामी जी का भगवान यानी कि स्वामी जी का नाम लिया, हैनीमैन साहब को प्रणाम किया कि मैं कहा भाई महाराज ये मेरे हाथ से इसका ये ठीक हो जाए। तो मैं नहीं कहता कैसे मुझे आया कि भाई इसको कार्बोवेज देनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कार्बोवेज अंतिम टाइम की दवाई भी है। अच्छा। हाँ, जब कोई और दवाई काम ना कर रही नहीं, कोलैप्स नहीं, अगर कोलैप्स उसके सिम्टम भी तो है ना कुछ, कि कोलैप्स अगर किसी को कोलैप्स हो जाए यानी कि ठंडा होता जा रहा है बिल्कुल एकदम, हाथ नीले होने लगे, हवा ऐसे यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने जा रही हो, ऑक्सीजन चाहिए उसको, हवा चाहिए, तो उसको वो सिम्टम आ रहे थे, देख रहा था मैं, क्योंकि वो हार्ट की वजह से जो भी हुआ। और दूसरा पेट उसके ढबढब बोला, गैस्ट्रिक भी थी, तो गैस की सबसे बड़ी दवाई है कार्बोवेज। तो मैंने उसको फिर वो दिया, ठीक हुई। फिर तो बड़ी खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत उसने वो मजाक के मूड में आ गई। मैंने पूछा तुम्हें खाने दवाई देने पहले तुम्हें खाने पीने क्या, उन्होंने जो आप खिला दो। वैसे मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, जो आप ऐसे खिला दो। मैं कहा मैं कुछ नहीं खिलाने वाला, मैं तुम्हें दवाई खिला सकता हूँ। मैं को सोचा मैं रसमलाई नहीं मैं खिला सकता, यानी कि इस तरह के मूड में आ गई थी वो। माइक के ना बिल्कुल एक ही जगह फिक्स बैठो, आप जितना हिल रहे हो ना आवाज़ सारी कभी आएगी कभी नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मेरे वहाँ के एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे इलाज करने वहाँ पर सीखे। दूसरी बात एक और बताऊँ मैं, छुट्टी के दिन सोमवार को वहाँ पर ऑफ होता था हॉस्पिटल का। उस हॉस्पिटल के ऑफ में स्वामी जी अक्सर ऐसे पेशेंट, क्योंकि स्वामी जी के पास जो पेशेंट आते थे वो आम तौर पे लाइलाज यानी कि जो अंतिम उसमें कह लो जिसको डॉक्टर ने जवाब दे चुके हों, एम्स के हो गए या बड़े हॉस्पिटल को, या वैसे ऐसे पेशेंट आते थे। तो उनको स्वामी जी जैसे शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, और रुड़की हो गया, या बिजनौर हो गया, ऐसे उनको देखने जा करते। तो अक्सर वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। अच्छा। तो मैंने ऐसे और बल्कि कोई ऐसे पेशेंट को देखने मुझे भेज देते हैं किसी की के दिन, कि जिस पेशेंट को मैं देखने गया
कि भाई ये आएगा शाम को तुम्हारे देखने के लिए। तो जैसे ही मैं गया तो पता लगा वो हो गया काम। उनका काम हो गया। तो मैं ऐसे ऐसे पेशेंट देखने उनके साथ जाया करता था। तो मुझे जो उनका एक्सपीरियंस है, यानी कि वहाँ का, इस तरह से एक्सपीरियंस मुझे वहाँ होम्योपैथिक में बना। असली बात ये है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ ये है। तो क्योंकि मैंने, यानी कि अगर देखा जाए तो मैं पढ़ाई भी करता था खूब, और ज़्यादातर कैंसर पेशेंट जो होते थे, क्योंकि वो दिमाग ख़राब कर देते हैं आदमी का। तो आप ये देख लो, स्वामी जी मुझे, यानी कोई महिला वगैरह कैंसर पेशेंट के लिए कितनी बार तो मुझे, जो कि वो पर्दे में देख रहे हैं, मुझे अंदर बुला लेते थे, आ जाओ इधर। तो भाई यकीन नहीं आने का, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे, कितनी बार तो ऐसा हुआ जबकि मैं 2-2 रात सो नहीं पाया, ऐसे पेशेंट देखने के बाद सो नहीं पाया। और मैं फिर उन किताबों के अंदर, आपको मैं बता नहीं सकता कितना किताबों के अंदर मैं उनकी दवाई ढूंढने में लगा रहा। फिर मैं स्वामी को बताया, कुछ दवाई ऐसी भी हैं जो मैंने उनको बताई और फिर वो मंगाई गई, ऐसी भी है। तो मैं बताऊँ, कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं। एक बार तो एक ऐसा पेशेंट आया, जब उसने दिखाया अपना पैर खोल करके, तो मैं भी खड़ा हुआ देख रहा। वो लड़की, मैं बताऊं, जो मेरे मित्र यानी कि नीरू भाटिया, वो भी देख रही। वह उसे देख के बेहोश हो गई, गिर गई। वो तो पकड़ लिया मैंने उसको, मेरे हाथ में पकड़ लिया उसको, नहीं तो उसका सिर फट जाता। अच्छा। हाँ, तुम देख लो कैसे पेशेंट रहा होगा जिसको देख के वह बेहोश हो गई। हम देख रहे, एक पेशेंट रामकृष्ण मिशन से उसे भगा दिया। तो मतलब क्या था ऐसा? पैर की उसकी हड्डियाँ चमक रही थी। अच्छा, बाहरी दिख यानी रही थी। निकल कर आ रखी थी बार। वो तो उसके पैर में इतना, यानी कि एक तरह से कैसे गैंग्रीन हम्म, जैसी स्थिति आ रखी थी, अच्छा। जिसमें डॉक्टर कहने का पैर काटना पड़ेगा। तो फिर कुछ हुआ उसका? हाँ, तो उसको दवाइयाँ देकर स्वामी ने बहुत लोगों के पैर बचा लिए, उंगली बचा लिया, कुछ बचा लिया। और बताऊँ तुम्हें मैं, एक पेशेंट रामकृष्ण मिशन ने उसको भगा दिया था, काला राम, मुझे याद है उसका आज भी नाम। बेचारा ऐसे ही था, गरीब सा। तो लेकिन वो आए, तो वो बेचारा करारा, नर्स को भेजा कि जा देख के आ, तू इसे क्या क्यों चिल्ला रहा है इतनी बुरी तरह से। वो आया और भागा हुआ आया एकदम बुरी तरह से, ऐसे। मैं नहीं देख सकता स्वामी जी उसे, मैं नहीं देख सकता, पता नहीं उसका जख्म ऐसे ऐसे हो रहा है, जख्म नीचे, यानी कि उस पे बुटक पे अंदर उधर की तरफ, यानी कि एनएस के पास। अच्छा। कि वो भाग आया। फिर मुझे देखा, मैं कहा जी मुझे बड़ा खतरनाक है जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसका ऐसे ऐसे हो रहा है। स्वामी जी गए खुद अपने आप, देखा, उनको समझ में आ गया क्या हो रहा। अंदर गए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दवाइयाँ कैसे याद रहती हैं, वही बता रहा। वो अंदर गए, एक लिक्विड की इतनी बड़ी शीशी लेके आए, उन्होंने उसके ऊपर ऐसे छिड़का, जख्म के ऊपर। थोड़ी देर के अंदर चिल्लाया वैसे वो, क्योंकि वो, लेकिन उसमें से इतने लंबे लंबे कीड़े निकल के सारे कीड़े निकल के बाहर आ गए। वो जो जख्म जो हो रहा था, कीड़े थे वो? उसमें कीड़े थे, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे। अच्छा। जख्म के अंदर, इतना जबरदस्त। वो कीड़े निकल के बाहर आ गए। फिर उसकी सफाई सफाई करो हमने, फिर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा भाई ये दवाई क्या छिड़की तुमने? तो उन्होंने कहा ये टेरपेंटाइन, ये टेरीबिंथाना। टेरीबिंथाना का मदर टिंचर। टेरीबिंथाना क्या चीज़ है? टर्पेंटाइल ऑयल से तैयार होता है। अच्छा। आज तक नहीं भूला, मैं भूल भी नहीं सकता। वो इंसिडेंस है ना उसके साथ, कैसे भूल जाऊंगा, है? तो सही बात है। ऐसे ही इस तरह से दवाइयों का जो ज्ञान होता है, किताब पढ़ लो आप, नहीं याद रहने की, कहाँ तक। तो 50 वैसे किताबें को मैंने किताब एक कहानी पता नहीं कितनी नहीं, होम्योपैथिक में भी जो किताबों में भी एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ लेकिन जो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा वो आप नहीं भूलोगे कभी, वो कभी नहीं भूल सकते। तो मैं बताऊं, ऐसे मैंने लड़कियों के केस में, उनके केस में बहुत सी महिलाएं ऐसी आती थी जो कहती थी मैं तो आपसे दवाई लूँगी। अच्छा, दूसरी बात मैं एक तुम्हें और मजेदार बताऊँ, स्वामी जी के साथ क्या था, जब मैं देखता था तो कुछ दवाई को फिर मुझे उन्होंने ऐसा कर दिया था ना कि दवाई एक कुछ मरीज तो वो दवाई दे रहे, कुछ मैं दे रहा। तो मैं उनसे ये पूछता था, हाँ भाई किससे दवाई लोगे, मेरे से या स्वामी से? अगर किसी ने कहा स्वामी से, मैं कहा उधर चले जाओ। स्वामी जी ने मुझे एक बार इतनी बुरी तरह से फटकारा वहीं पर उनके सामने, नहीं इसी से दवाई लेनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये क्या क्यों पूछता है तू, ये किससे दवाई लोगे, तुमसे लेगा ये दवाई। तो बाद में तो इतना एक्सपीरियंस, यानी कि धीरे धीरे ऐसा हुआ
कि जब स्वामी जाने लगे फिर दवाई मुझसे लेते थे, कुछ महिलाएं ऐसी थी। और फिर एक बताऊँ मैं, उस टाइम तो मैं यंग, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब की बात बता रहा मैं तुम्हें ये। तो यानी कि फिर मुझसे चाहे लड़की हो चाहे महिला, शर्माना बिल्कुल बंद कर दिया था। खुल जैसे यानी कि एक जैसे डॉक्टर के साथ जैसे होता बिल्कुल वैसा ही हिसाब था। जबकि मैं एकदम लड़का सा था, उसको तो यानी कि बहुत सी महिला को शर्म भी आएगी बताने के बाद, लेकिन नहीं, वो कहते दवाई तुम्हारे से लेनी। क्यों? उन्हें जब पता लगता उसका लाभ हुआ तो फिर वो आगे वो उसको करेंगे। बहुत सी, अब एक हमारे इंजीनियर जिन्हें मेरी नौकरी में काफ़ी सहायता करी, मेरी नौकरी लगवाने में, उनके घर में उनकी लड़की बहुत बीमार रहती थी। वो हमेशा स्वामी से ज़्यादा मुझे उनके घर जाकर मैं पूछता था, मैं दवाइयाँ यानी कि उनको वो करता था जा करके, मुझे बुलाते, मुझे फ़ोन करके मुझे बुला लेते BHL ड्यूटी से ही। अच्छा। हाँ जी, मैं उनके घर खूब गया उनको दवाइयाँ यानी कि देने के लिए। ऐसे यानी कि ये अपने यानी कि वो है। और सुनो, एक तो मैं बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आज अपने उसमें। एक बार स्वामी जी, जब मैं दवाई दे रहा था, स्वामी जी नहीं थे, एक कोई गांव से कोई एक आदमी आया, कोई बुजुर्ग था, बुढ़ा। अच्छा। है तो मैं अच्छा एक बात तुम्हें और बताऊँ, मैं जा रहा था, मैंने कभी स्वामी जी कुर्सी पे नहीं बैठा। अच्छा। मैं खड़े होकर के दवाई देता था हमेशा। और मेरा मैक्सिमम यानी कि ड्यूटी प्लस स्वामी जी के यहाँ 14 घंटा खड़े रहने का हिसाब है। थोड़ा बहुत तक बैठ गया यानी कि ड्यूटी पे यानी कि, लेकिन 14 घंटे तक खड़ा रहने तक का हिसाब है रहा मेरा, यानी कि चलते फिरते या उसमें। तो मैं खड़े होकर के दवाई देता। वो व्यक्ति आया, अरे डॉक्टर, जो तूने पिछली बार मुझे दिया था सुल्फा 200 का, यही दे दे बस। सुल्फा। सारे लोग देख रहे, मैं भी देख रहा, सुल्फा 200 का। मैंने कहा भाई सुल्फा 200 का, मैं कहा पर्चा दिखाओ। मुझे उन्होंने दवाई पर्चा नहीं दिया पहले, उन्होंने कहा डॉक्टर तू मुझे बस वही दे दे सुल्फा 200 का। लोग देख रहे कि ये क्या कह रहा, और ये डॉक्टर सुल्फा बेच रहा है। मैंने पर्चा देखा, SULP लिखा हुआ PH सल्फर और आगे 200, तो सल्फर 200 थी। उन्होंने कहा इससे मुझे बहुत लाभ हुआ भाई, तू मुझे यही दे दे बस। तो ऐसे ऐसे भी अमर थे महाराज बतला रहा मेरे साथ, बहुत यानी कि एक से एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं। हाँ, एक बार एक डॉक्टर है, तब स्वामी जी देख रहे थे गाँव के, उन्होंने कहा कि देख डॉक्टर, गांव का ठेठ, मैं कुछ ना बोल लूँ, स्वामी जी के सामने बैठे हुए, अच्छा, मैं कुछ ना बोल लूँ, जो बतागा तू ही बतागा। अच्छा, हाथ आगे कर दिया, यानी कि किसी ने कह दिया, कुछ पहले ऐसे डॉक्टर हुआ करते थे, नवज देख करके इलाज करते थे, वैद्य होते थे। तो स्वामी जी ने उससे कुछ नहीं बोला। स्वामी जी ने मुझे कहा, मुझे तरफ देखा, उन्होंने कहा इसे कह दो, इसे घोड़ों का जो हॉस्पिटल है गाँव जानवरों का, वहाँ भेज दो, कि यहाँ पर जानवरों का इलाज नहीं होता, यहाँ पर आदमियों का इलाज होता है। जो लोग बोलते जो बोलना जानते हैं यहाँ पर उसका इलाज होता है, यहाँ जानवरों का इलाज होता है। जानवरों के इसको बता दो, वहाँ पर चला जाएगा, यहाँ तो बताना पड़ेगा। जो पूछा जाएगा बताएगा, ये कोई जानवरों का हॉस्पिटल है। तो उसकी तरफ नहीं देखा उन्होंने, तब उसके समझ में आया कि ऐसे ऐसे मरीज भी आए थे महाराज, एक से एक। अब वो वैद्य के पास जाता तो वो तो शायद हाँ, बता एक बार वो कह देता कि, हाँ। कि एक तो ज्योतिषी है, क्योंकि ज्योतिष भी हमारे यहाँ ज्योतिष जो वैद्य होते थे पहले, ज्योतिषी ही वैद्य होते थे। अच्छा। आपको एक बात बताऊँ मैं, ये ज्योतिष और वैद्य, ज्योतिष का बीमारियों के साथ बड़ा ज़बरदस्त लिंक है। और वो यानी कि देख करके आपको मरीज क्या क्या दवाई देनी चाहिए, क्या होगा, वो ज्योतिष जन्म पत्री बनाते दवाई देते थे। हमारे केशवदत्त वैद्य जी के पिताजी ज्योतिषी भी थे, अच्छा। वैद्य भी थे। तो ऐसे ही वो यानी कि इलाज जो करते थे, ज्योतिषी है उससे इलाज करा करते थे। अच्छा। हाँ, ऐसे यानी कि आयुर्वेद का ज्योतिष के साथ भी बहुत समझ है। और सुने एक बताऊँ मैं, स्वामी जी भी जो उनके क्रिटिकल पेशेंट होते थे, अच्छा, बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते थे आप अपनी जन्मपत्री किसी अच्छे से ज्योतिषी को दिखलाओ, और वो जैसा कहता है वैसा करो, और अच्छा। दवाई भी करो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर तो मेरा मतलब ये है, ज्योतिष का भी इसके साथ संबंध है, और उसका भी संबंध है। आपस में इनका आपस में लिंक है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, ज्योतिष का भी संबंध है। यानी कि कहीं ना कहीं कि इससे सहायता मिलती है और इसमें लाभ होता है। अच्छा, ये तो हो गया होम्योपैथी के बारे में। और
वो क्या है, जैसे कि आपका जैसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट आपको बहुत पसंद था, हाँ मैं और आप मतलब आप पढ़ने के लिए देहरादून जाया करते थे, तब हाँ क्रिकेट वगैरह का कैसे कंटिन्यू था? हाँ कंटिन्यू नहीं, मैं बताऊँ, जैसे मान लिया हम, मैं डेली में ना डेली अप डाउन करते थे। मैं हाँ, तो डेली अप डाउन का कैसा स्केड्यूल रहता है? हाँ, तो अगर मुझे मान लिया वो यानी कि अमृतसर पैसेंजर गाड़ी मिल गई, हम्म, तो वो शाम को हरिद्वार में करीब 5:30 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 बजे पहुंचा देती थी। हम्म, 5:30 बजे, 4:30 बजे पहुंचा देती थी। जो थोड़ा गर्मियों के मौसम में तो दिन बड़े होते हैं, हम्म, सर्दियों में तो संभव था ही नहीं जरा, क्योंकि रात हो जाती थी। तो उसमें यानी कि सीधा हम वहाँ पर आ गए, उसमें ज्वालापुर निकाले, या फिर संडे में तो आप ज्वालापुर रेलवे स्टेशन उतरा करते थे? ज्वालापुर रेलवे स्टेशन उतरे, ज्वालापुर निकाले के पास वहीं पर ही है। तो हम्म, वहाँ पर तो तब तो ये ऐसे होता था। या फिर संडे के दिन, हम्म, संडे के दिन भी हम यानी कि ये खूब खेलते थे, यानी क्रिकेट सुबह सुबह। अगर गर्मियाँ हैं ना, तो हम सुबह 5 बजे चले जाते थे हम्म, और 9 बजे तक खेल के घर वापस आ जाते थे। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात, शाम के टाइम हमने हमने बैडमिंटन भी खूब खेला। अच्छा, ये जो उदेश्वर पब्लिक स्कूल के पीछे, थाने के पीछे जगह थी एक, वहाँ पर जगह थी, तो वहाँ पर फुटबॉल यानी कि लोग वॉलीबॉल खेलते थे, वो खेलते थे। वो भी हमारी उदेश्वर मंदिर की जगह थी। वहाँ हमने बैड यानी कि अगर मूड हुआ तो बैडमिंटन भी खूब खेल लिया हमने। अच्छा, हाँ, वहाँ पर अगर क्रिकेट का हिसाब किताब नहीं बैठ रहा, अब 4 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, तो बैडमिंटन खेल ले। हम्म, तो बैडमिंटन भी खेली, मूड बन गया, पिक्चर देखने भी चले गए वहीं से। अच्छा। तो ये जमाने उस समय की बातें हैं अच्छा, ये। उस टाइम पे तो कहाँ, कौन कौन से थिएटर थे वहाँ पे? थिएटर थिएटर, यानी कि देख लो, एक तो रोज टाकीज, तो एक तो हमारे ज्वालापुर में ही था, उसका नाम रोज टाकीज था पहले। मुझे नहीं पता, मतलब मेरे टाइम पे तो कोई कोई नहीं था ज्वालापुर नहीं में। था, मैं बताऊँ कहाँ तुम पे? कभी गए ही नहीं। जहाँ सिट्ठी दुकान है ना, अच्छा, हाँ, वहाँ पे एक है। उधर उधर है, उधर लेफ्ट साइड में जाओ, उधर एक है, हाँ, एक थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड है, जाओ, एक तो वो रोज अभी टाकीज। भी है वो। वो पता नहीं बंद पड़ा अब या क्या, अब तो पता ही नहीं, बहुत दिन से यानी कि बंद ही पड़े एक तरह से, हॉस्पिटल करीब करीब ये हुई था। और फिर बाद में सुनो, मेरे और को भी बहुत बाद में पता चला था कि वहाँ पे कोई है। हाँ, मुझे नहीं और पता था। केशव टाकीज था, फिर बाद में अशोका टाकीज जो बना था, मैं आपको बताऊं, इसका इनोग्रेशन हुआ था। तो मुझे तो स्वामी जी छोड़ गए थे यहाँ पर हॉस्पिटल में, स्वामी जी को ले गए थे यानी कि उन्होंने इनॉग्रेशन किया था? नहीं, इनोग्रेशन पता नहीं किसने मैंने किया, लेकिन स्वामी जी के जो जिसने अशोका वाले जो थे, उनके स्वामी जी के पेशेंट थे, उनका खूब आना जाना अच्छा, था। अच्छा, तो वो आए थे, उनको ले यानी कि लेके गए थे उस उनको। इवेंट में लेके गए थे? हाँ, लेके गए थे उनको, पता नहीं मुझे इनोग्रेशन क्या हुआ कैसे नहीं, यानी कि चालू हो गया था जब वो एक तरह से। तो अशोका टाकी थे, वो अशोका वाला भी वो कहा स्वामी जी के यहाँ आना जाना था। ऐसे बहुत लोगों का था, यानी कि इस तरह के स्वामी जी के साथ समझ लो। डॉक्टर किसी बरसरिया एम जैन डिग्री कॉलेज के जो थे, रिटायर होने के बाद स्वामी जी के पास खूब उनका आना जाना। मैंने अपनी शादी में भी उनको इनवाइट, वो भी आए थे, उनके यानी कि अच्छे थे, डॉक्टर केसी बरसरिया। हम्म, तो अच्छे, तो वो भी यानी कि स्वामी जी के पास, उनका भी फिर बाद में उन्होंने भी वहाँ पर सेवा करी काफ़ी, हम्म। स्वामी जी के यहाँ। जो दिल्ली में एक डॉक्टर बत्रा हैं होम्योपैथी के, उनका भी कुछ था स्वामी जी के साथ? नहीं, स्वामी बत्रा नहीं, डॉक्टर यानी कि उनके साथ बहुत सारे डॉक्टरों का साथ संबंध था। यानी कि जो वो किताब तुम बताया ना, ये तुम्हारी क्या कहना है, ये किताब है वो, सेलेक्ट योर रेमेडी। हम्म, सिलेक्टिव रेमेडी। हाँ, तो वो किताब वो है उनकी, डॉक्टर राय बिशंबर दास, हम्म, ये एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके साथ समझ लो उनका एक तरह से वो था। उनको यानी कि वो भी उनकी उनकी पद्धति और दोनों की पद्धति करीब करीब एक जैसी है। वो भी पानी में दवाई देते थे, अच्छा, ये भी पानी में दवाई देते थे। अच्छा, हाँ, और इस तरह से यानी कि पानी की समझ लो कि उबाल करके रखा करते मरीज को देने के लिए, पानी में शीशी में साफ शीशी करके लाते थे बहुत अच्छी तरह से, तब वो उसके अंदर दवाई पानी में डाल करके दवाई देते थे। वैसे उनका तरीका ये था, हमारा तरीका भी कायदे में यही है, दवाई देने का, पानी में दवाई दी जाती है। तो क्योंकि दवाई की इसकी क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, कम मात्रा में दी जाती है। और ये कहते हैं कि जब दवाई पानी में डाल के दी जाती है तो उसकी पोटेंसी जितनी बार उसको हिलाओगे तो पोटेंसी वो राइज कर जाती है, वो सेम पोटेंसी नहीं रह जाती। अच्छा, तो तरीका तो ये है कि पहले जैसे एक घूंट दवाई पी लिया तो उसके अंदर इतना ही पानी और मिला दिया और उसको हिला दिया, तो उसकी पोटेंसी बदल जाएगी। वो पोटेंसी नहीं, क्योंकि पोटेंसी को बार बार रिपीट करना मना है। अच्छा, हाँ, पोटेंसी को अगर वो है तो यानी कुछ केस में तो यानी कि दवाई जल्दी जल्दी दी जाती है, नहीं तो पोटेंसी को अगर वो नहीं है तो पोटेंसी बढ़ा के देनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा भी हिसाब है। तो ये चीज़ है। ठीक है। चलिए, आज के लिए तो काफ़ी हो गया है। हम इस पॉडकास्ट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और अभी के लिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।